ओके। तो इनमें से हमने तीन चीज़ें सीख ली हैं। एक्चुअली ये हमारा जो मेन पर्पस है ना, जीनोमिक्स पे है। लेकिन ये बेसिक चीज़ों की भी इल्म होना हमें ज़रूरी है। जस्ट मैं यहाँ पे गो थ्रू करवा रहा हूँ। जो बेसिक में है उनको आइडिया होगा कि हमने कितनी डिटेल से ये चीज़ें सारी क्लियर की हैं। अच्छा, जनरेटिंग का मतलब ये है कि हमने कोड को जनरेट करना है। आज हमने दो चीज़ें यूज़ करनी है। एक AI टूल प्लस आर। AI टूल में हम यूज़ करेंगे चैट GPT। तो काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट मुझे ये बता दें, आप में से बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जो यूज़ कर रहे हैं चैट GPT को। और मैं भी कोई एक आध ऐसा पार्टिसिपेंट हो जो चैट GPT को यूज़ नहीं कर रहा या अभी तक उसने यूज़ नहीं किया। अगर यूज़ कर रहे हैं तो यस, अगर नहीं किया तो काइंडली नो टाइप करें। तकरीबन किसी पार्टिसिपेंट का आंसर नो में नहीं आया। इट्स मीन कि सबके पास इसकी लॉगिन आईडी वगैरह होगी। आज हम सीखेंगे कि आर पर एनालिसिस करने के लिए हम चैट जीपीटी से कैसे हेल्प ले सकते हैं। अगर आप सिंपल हेल्प लें ना, अगर आप उसको कहें कि दो वे हैं, एक मुश्किल वे है एक आसान वे है, तो हमें आसान की तरफ चलना चाहिए। क्योंकि अब हमारे पास फैसिलिटी है ना। देखें, गेन वो मैं गाड़ी की एग्जांपल भी आ जाता हूँ, आर से बहुत ज़्यादा मैच करती है। आपको अगर सफ़र करना है लाहौर से इस्लामाबाद, एक वे है आप घोड़े पे बैठ के जाएं। तो जो पुराना वे होता था ना, हॉर्स पे, घोड़े पे। दूसरा वे है आप गाड़ी पे जाएं। तो होपफुली आप लोग यही प्रेफर करेंगे कि हम गाड़ी पे बैठ के जाएं। एक तो सफ़र जल्दी ख़त्म होगा, आरामदा होगा, रास्ते की मुश्किलात से आप बच जाएंगे। तो सेम इसी तरह अगर आप यहाँ पे कहते हैं और चैट जीपीटी को, आई वांट टू परफॉर्म एनोवा इन आर, प्लीज राइट स्क्रिप्ट। अभी आपको स्क्रिप्ट तो लिख के दे देगा। अब ये देखें, ये तो आप तमाम लोग कर लेंगे। देखें, अब उसने एक जर्नल सा डाटा ले लिया, उसने हमें स्क्रिप्ट लिख के दे दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये अब हमारे लिए एक मुसीबत बन गई है। ये नई चीज़ें आ गई हैं, हमें रीड करना पड़ेंगी। वो कह रहा है जी सेट डाटा रिप्लेस विद दिस यूर एक्चुअल डाटा। उसने हमें, हमने उसको काम लगाया लेकिन उसने हमें अगेन कहते हैं ना पढ़ने पा दिया। इसने हमें एक और नए काम लगा दिए। कहता है जी इसको रिप्लेस करो अपने डाटा के मुताबिक। अब हम यहाँ पे एक एक वैल्यू निकाल के यहाँ पे पेस्ट करेंगे, रिप्लेस करेंगे, पेस्ट करेंगे, रिप्लेस करेंगे। इतनी देर में चाहे 24 घंटे गुजर जाए और एनालिसिस हमारा ना हो। तो आसान वे क्या है वो भी हम देख लेते हैं। आसान वे के लिए तमाम पार्टिसिपेंट ऐसा करें कि पहले ना आर स्टूडियो को ओपन कर लें। आर स्टूडियो को ओपन करने के बाद, अच्छा मुझे यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कीजिएगा, मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है कि लास्ट जो ट्रेनिंग सेशन था हमारा, वहाँ पे मैंने आपको डेंडोग्राम से रिलेटेड कोई असाइनमेंट वगैरह दी थी कि आपने ये डेंडोग्राम एडिट करके कंप्लीट करने हैं। मुझे जैसे ये कन्फ्यूजन है कि आपको दी थी या किसी और बैच को दी थी। जो पार्टिसिपेंट जैसे इस बैच में है, 20 बैच में। अच्छा ठीक है, वो प्रैक्टिस आपने कंप्लीट कर ली थी। ओके, यानी आपको एडिटिंग जो है, ओके, यानी आपने एडिटिंग जो है वो एडिटिंग सीख ली, आपने एडिट करना सीख लिया। तो अगर आपने एडिट करना सीख लिया ना, तो इसको थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगी, आप एडिट कर लेंगे। लेकिन ये मुश्किल काम है, मैं आपको थोड़ा सा और काम, आसान काम की तरफ लेके जाते हैं ना। क्योंकि देखिए हम मोस्टली हम कंप्यूटर के तो नहीं है, ना ही हमारा इससे ताल्लुक है, ना ही हम डेवलपर हैं, ना ही प्रोग्रामर हैं। हमने तो इसको अपना जो है ना मंजिल तक पहुंचने के लिए यूज़ करना है। तो हम इसको आसान वे से यूज़ करें ताकि हमें जो है ना वो परेशानी का सामना ना करना पड़े। हमारा असल फोकस तो जो है वो है हमारा सब्जेक्ट, चाहे वो बॉटनी है, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो लॉ है।
जो भी है वो हमारा अपना सब्जेक्ट फोकस है। ये तो जस्ट हमारे लिए एक जो है वो समझें कि ज़रूरी चीज़ है, लेकिन हमने इसको परफॉर्म करना ही करना है। तो ये चीज़ें हम जितना आसानी की तरफ जाएंगे उतना ही हमारे लिए हमारा टाइम बचेगा। अगर हम सारा टाइम इसी पे लगा देंगे तो हमने बायोलॉजी कब करनी है, केमिस्ट्री कब करनी है, बिजनेस की डाटा कब कलेक्शन करना है, उसकी फील्ड का एवेल्यूशन कब करनी है, तो हम सिर्फ ये डाटा एनालिसिस ही करते रह जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने कोशिश करनी है कि हम आसान से आसान वे की तरफ कन्वर्ट हों। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, फाइकस की फाइल को इंपोर्ट कर लें। फाइकस की फाइल को इंपोर्ट करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है, जो हमें चैट जीपीटी में या एआई टूल में हेल्प करता है। सबसे पहले जब भी हमने चैट जीपीटी से हेल्प लेनी है, सबसे पहले काम आपने करना है डाटा स्ट्रक्चर देखना, जिसे हम कहते हैं STR। ये कोड है। जिस तरह मैंने वो कोडिंग सिखाई थी ना, कि कोड बनाते हैं जब हम कोरिलेशन का एनालिसिस हमने किया, सॉरी आपको नहीं कोरिलेशन करवाया हमने। अच्छा, STR ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये कोड है, एक फंक्शन है, इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर, यानी हमारे डाटे का जो स्ट्रक्चर है वो शो करता है। जैसे आप STR लिखेंगे ना, तो आपके सामने ये एक लिस्ट ओपन होगी। आपने पहले वाले को सिलेक्ट कर लेना है, STR, और इसमें फाइल का नाम लिखना है, फाइकस, और इसको रन कर देना है। तमाम पार्टिसिपेंट ये रन करें और देखें आपके पास ये नीचे एक टेबल शो हुआ है। अब आपने इस टेबल को कॉपी करना है, इस टेबल को कॉपी करना है सारे को। ठीक है, यहाँ से ये वाला काम कॉपी किया, इसको ले आया यहाँ पे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं ये आपको ये करना सिखा दूंगा कि ये करते कैसे हैं। यहाँ पे आपने अपने आके जस्ट एक लाइन लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहता हूँ कि आई वांट टू check the effect of species on other variables. Please draw bar graph, और इसको रन करता हूँ। अब यहाँ पे आप तसव्वुर करें कि इतना लेंथी स्क्रिप्ट, अगर ये आपको ज़ुबानी एक एक वर्ड भी रटा हुआ हो ना, फिर भी आप इतनी तेज़ी के साथ ये स्क्रिप्ट राइट नहीं कर सकते जितनी स्पीड से इसने आपको राइट कर दी है, और एग्जैक्ट आपके डाटे के ऊपर राइट करके दिया। ये देखिए, स्पीशीज, पेटल वेट्स, पेटल लेंथ, हर चीज़ वही आपके डाटे से रिलेटेड है ना। हम इसको कॉपी करते हैं, ये कॉपी का बटन होगा। ठीक है, कॉपी किया, और पे आ गया। ये भी आप लोगों ने देखना है। ठीक है, अभी आप जो है ना परफॉर्म ना कीजिएगा, आपके पास में भी डिफरेंट आए। ये भी जस्ट आप इसको देखें, फिर मैं आपको मौका देता हूँ इसको परफॉर्म करने का। पहले कह रहा है जी लाइब्रेरी कर लें जी प्लॉट टू को, लाइब्रेरी कर लिया। अब कह रहा है जी प्लॉट, ये आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसने मैं बार प्लॉट विद पेटल विड्थ ये अलग अलग से इसने बना के दे दिए। हम कंबाइन भी बना सकते हैं इसका। ये देखें, ठीक है,
कितनी स्पीड से उसने हमें प्लॉट ड्रा करके दे दिया। ये देखिए, अब यहाँ पे इसने क्या किया हमें कि हर एक जो है ना वेरिएबल का अलग अलग प्लॉट ड्रा करके दिया। मैं इसको कहता हूँ थैंक्स नो आई वांट टू कंबाइन ऑल दिस प्लॉट इन सिंगल फ्रेम। यहाँ पे ना कुछ चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है। 19 बैच वाले कह रहे होंगे सर ये वहाँ पे नहीं आपने बताई, यानी आपके पास सेपरेट अलग अलग बन गया ना, आप इनको एक ही प्लॉट में कंबाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए ये देखें, ये कंबाइन का इन्होंने ये इसने क्या किया, यू कैन फेस इट फंक्शन, यस, कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे रन करते हैं। लाइब्रेरी, कंबाइन प्लॉट और प्रिंट। अब ये देखें इसने हमें कोई ना कंबाइन एक प्लॉट दे दिया है पेटल विड्थ के लिहाज से स्पीशीज का, लेकिन अभी भी हमारी जो है ना रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई। हम तो चाह रहे थे कि एक साइड पे पेटल विड्थ हो, एक साइड पे नीचे स्पीशीज हो, S1 S2 S3, और साथ जो है ना वो वेरिएबल भी हों, जिस तरह हम एक्सेल में प्लॉट ड्रा करते हैं। हम इसको गेन कहते हैं नहीं। आई वांट टू शो द इफेक्ट ऑफ स्पीशीज ऑन अदर वेरिएबल्स। अब देखें यहाँ पे जो एक चीज़ है वो हमें चेंज करनी पड़ेगी, डाटा अरेंजमेंट जिसे कहते हैं ना। जो अक्सर क्वेश्चन होता है कि सर डाटे को कैसे अरेंज किया जाए, यहाँ पे भी हमें डाटे को अरेंज करने की ज़रूरत है। मैं इसको कहता हूँ कि आई वांट टू शो द इफेक्ट ऑफ स्पीशीज ऑन अदर वेरिएबल्स, सो प्लीज फर्स्ट अरेंज data set into long form and then apply graph। अब ये लॉन्ग फॉर्म क्या है, अभी देखें आपके पास जो ये शो हो रहा है ना, ये वाला, ये फाइकस की फाइल, ये आपके पास है वाइड फॉर्म में। ये आप देख लें एक साइड पे पेटल विड्थ सेपल लेंथ, इसको हम कहते हैं वाइड फॉर्म में डाटा है। अब मैं आपको लॉन्ग फॉर्म में भी डाटा शो करवाता हूँ कि लॉन्ग फॉर्म में कैसे शो होता है, और उस पर जब हम प्लॉट बनाएंगे तो हमें किस तरह का शो होगा। अब ये देखें इसने मैं सेकंड में जो है ना वो ड्रा भी करके दे दिया। अभी मैंने जस्ट क्लिक उधर किया, इधर आके देखा तो स्क्रिप्ट में बना बनाया मिल गया है। इसको कॉपी करना है, आर पे आए, यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा स्पेस दे के क्रिएट कर लेते हैं ताकि पता चल जाए कि ये डिफरेंट प्लॉट है। अभी कह रहे हैं आपको दो पैकेज चाहिए, एक तो टाइडर चाहिए और एक ggplot2 चाहिए। फिर इसको ये शेप है रीशेप ना, ये क्या करेगा हमारे डाटा सेट को लॉन्ग फॉर्म में चेंज कर देगा। अब देखिए यहाँ पे हमें एक्सेल में जाके जो है ना वो डाटा अरेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये यहीं पे आपको डाटा अरेंज करके दे देगा। अब ये देखें, ये फाइकस की फाइल है, ये वाली फाइकस लॉन्ग, इसमें देखें एक साइड पे स्पीशीज है, एक साइड पे वेरिएबल के नाम आ गए, और दूसरी साइड पे इन सबकी वेरिएबल्स हैं, वैल्यूज हैं। देखें ना ये इंक्रीज हो गया, अब हमारे पास कॉलम, सॉरी कॉलम डिक्रीज हो गया, रोज इंक्रीज हो गई है। अगर आप देखें फाइकस लॉन्ग में 600 ऑब्जर्वेशन है, यानी 600 आपके जो है वो रोज होगी और 3 वेरिएबल हो गए, यानी इसने इसको लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यानी एक ही लाइन जो है वो सारी वेरिएबल की, दूसरी में सारी वैल्यूज। और यहाँ पे देखें फाइकस का, तो ये इस फॉर्म को हम कहते हैं वाइड लॉन्ग फॉर्म, और ये वाली जो फॉर्म है ना ये शो हो रही है, ये वाइड फॉर्म है।
अब हम आ जाते हैं दोबारा स्क्रिप्ट पे, नेक्स्ट रन करते हैं और ड्रा करते हैं। अब ये देखिए हमारे पास इस तरह प्लॉट शो हुआ है। ये देखिए ना, सारा प्लॉट एक ही जगह पे नहीं आ गया। ये देखिए, और ये फेसी ट्रैप हुआ है। अगर आप इसका फेसी ट्रैप खत्म करें तो ये एक ही लाइन में आ जाएगा सारा। अब आप इसका अगर थीम चेंज करें तो ये और अट्रैक्टिव हो जाएगा। हम उसका थोड़ा सा थीम चेंज करते हैं। अगर आप फेसी ट्रैप यूज़ करें ना, तो फेसी ट्रैप के लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ पे जो थीम है ना, वो मिनिमल के बजाय आप यूज़ करें लाइन ड्रॉ, ये वाला। इस पर क्लिक करें और इसको रन करें और प्रिंट करें इसको। ये देखिए, इतना ज़बरदस्त प्लॉट शो हो रहा है आपके पास, ठीक है। अब इसमें आप और भी चीज़ें चेंजिंग कर सकते हैं। अभी आप इसको एचडी फॉर्म में सेव कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये जो ब्लैक कलर शो हो रहा है हेडिंग्स के अंदर, ये इसको, इस कलर को आप चेंज कर सकते हैं। जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पे चैट जीपीटी को बताते जाएं, आपकी उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको स्क्रिप्ट जो है वो राइट करके देता जाएगा। तो यहाँ पे एक आप लोगों के जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने जो है ना, ऐसे ही हम हमें हमें 2 वीक बेसिक पढ़ाते रहे, आप डायरेक्ट हमें यही बता देते। किसी के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है इस तरह का? कोई पार्टिसिपेंट कि हाँ, तारिक इकबाल साहब ने सेंड किया हुआ है, सर आप इसको फेस ट्रैप करेंगे तो सेम मेरी तरह का प्लॉट जो है वो आपका क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे पार्टिसिपेंट के जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये डायरेक्ट चैट जीपीटी ही करवा देते तो हमारा, इब्रार साहब के माइंड में ना कल क्वेश्चन आ रहा था, ठीक है। अच्छा, इसकी रीज़न ये है कि अगर तो मैं डायरेक्ट आपको चैट जीपीटी पे ले आता ना, आपने ना रीडिंग सीखनी थी ना राइटिंग सीखनी थी, ये आपको कुछ भी समझ नहीं आना थी, आपको इसका ही मतलब नहीं पता चलना था कि ये क्या है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये कोड को रीड करो, तो आप में से तकरीबन 100% ना सही, क्योंकि अभी जस्ट हमें 8 दिन हुए हैं ट्रेनिंग करते हुए, तो लोग तो 2-2 साल 3-3 साल के बाद जाके एक्सपर्ट होते हैं। अब मैं यकीन से ये कह सकता हूँ कि आप 20%, ज़्यादा ना सही 10% ही इस कोड को अगर आप रीड कर लेते हैं आज की इस कोड को, ये देखें, ये इसका मतलब आपको आता है लेस देन माइनस साइन का मतलब। ये जी जी प्लॉट 2 का आपको मतलब पता है, ये फाइकस लॉन्ग ये क्या है, ये हमारा डाटा सेट है, ये एस्थेटिक क्या है, एक्स इक्वल क्या है, वाई इक्वल क्या है। इट्स मीन के अगर आपको मिनिमम भी 10% आता है ना, 10% भी, तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आप चैट जीपीटी से 50 to 70% वर्क आसानी के साथ ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये 0% पे है ना, जिस तरह जब आपने क्लास स्टार्ट की, तो आप चैट जीपीटी से कोई हेल्प नहीं ले सकते, आपको समझ ही नहीं आएगी कि वो क्या दे रहा है आपको लिख के। वो कहेगा पैकेज इंस्टॉल करें, आपको कोई पता ही नहीं कि पैकेज कैसे इंस्टॉल करना है। वो कहेगा ये आपको फाइल इंपोर्ट करें, कोई एरर आ जाएगा, उस एरर को रीड करना में भी एक काम आपने एक्स्ट्रा लगाया, वो आपको समझ ही नहीं आएगी कि वो एरर क्या दे रहा है। तो इसलिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने साथ साथ आपको समझाई हैं, ताकि जब आप आसान चीज़ पे हैं तो आपके लिए मुश्किल ना हो। अच्छा चलें, यहाँ तक तो ये हो गया। अब होप के तमाम पार्टिसिपेंट को ये क्लियर हो गया होगा। मैं यहाँ पे जस्ट एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपने चैट जीपीटी से हेल्प लेनी है तो पहला काम क्या करना है, ये जेन में बिठा लें। एस टी आर, एस टी आर क्या है? स्ट्रक्चर। एस टी आर के मुतबादल एक और टर्म यूज होती है, टिबल, ठीक है। लेकिन ये टिबल के लिए हमें एक पैकेज यूज़ करना पड़ता है, डे प्लेयर। तो हम पैकेज को पहले इंस्टॉल करेंगे फिर लाइब्रेरी करेंगे। इससे बेहतर है कि हम बेसिक जो टूल है ना, एक तो है भी आसान एस टी आर, और छोटा सा ये हमें स्क्रिप्ट दे टेबल बना के दे देता है हमारे डाटा सेट का, हमारे डाटा सेट को जो है वो उसका ढांचा बना के दे देता है। तो अगर आप इसकी डिटेल देखना चाह रहे हैं तो आप कोई ना कोई जो है ना वो वीडियो इसकी देख लें, वो चैनल पे होगी मेरे ना,
तो वो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये स्ट्रक्चर्स के अंदर ये जो स्ट्रक्चर बता रहा है, ये इसकी ग्रामर बता रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ तक अब आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक और मैं आपको मज़े की चीज़ बता रहा हूँ। वो ये है कि जैसे कि अभी ना हमने प्लॉट ड्रा किया, तो पहले और तरह का प्लॉट ड्रा हो रहा था। मैंने अपने डाटा सेट को लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। लॉन्ग फॉर्म में जब कन्वर्ट किया तो इस पर प्लॉट ड्रा किया, तो प्लॉट मेरे पास इस तरह का शो हो रहा है। देखिए ना, सिर्फ डाटा की अरेंजमेंट चेंज करने से प्लॉट के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ा है। इसी तरह हर एनालिसिस के लिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा सेट चाहिए, उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट चाहिए। अब अगर वो किताबें हम पढ़ने बैठ जाएं, बुक से आपको मिल जाएगा। किताबें अगर हम पढ़ने बैठ जाएं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है। बायोलॉजी वालों के पास, केमिस्ट्री वालों के पास, कंप्यूटर वालों के पास, स्टैट वालों के पास, बिजनेस वालों के पास, इकोनॉमिक्स वालों के पास, कि हम जो हैं वो स्टैट भी पढ़ना शुरू कर दें सारी। हमें तो लैब से ही फुर्सत नहीं मिलती, एक्सपेरिमेंट से ही। तो हम ये स्टैट कहाँ से पढ़ेंगे? हमें तो बायोलॉजी की जो है वो बायोलॉजी की जो टर्म्स हैं वो भी क्लियर नहीं होती है अभी इतनी। तो हम जो है वो दूसरी तरफ जो है वो पंगे लेना शुरू कर दें। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि हम आसानी की तरफ जाएं, मुश्किल की तरफ ना जाएं। हम बजाय इसके कि वो सारी इंफॉर्मेशन पढ़ें। देखें, एक तरफ आपके पास पूरी बुक पड़ी हुई है, उसको पढ़ के आपने फॉर्मेट बनाना है, और एक तरफ सामने फॉर्मेट बना पड़ा हुआ है, आपने उसको दे के फॉर्मेट बना लें। तो बेहतर है ना कि जिस तरह वो फॉर्मेट बना हुआ है उसको उसके मुताबिक अरेंज कर लें, वो हमारे लिए आसान है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो फॉर्मेट हमें कहाँ से मिलेंगे। एक्चुअली आर के अंदर बेशुमार फॉर्मेट पड़े हुए हैं। अभी जो हम फाइल यूज़ कर रहे हैं ना, मज़े की बात है, फाइकस वाली, ये भी मैंने आर से ही ली है। वो फाइल अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाटा, यहाँ पे लिखता हूँ, बल्कि हम कल अगर आपको याद हो तो यूएस अरेस्ट का डाटा आया था हमारे सामने। जब हमने अनोवा किया था ना, यूएस, ये देखें यूएस अरेस्ट का डाटा, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये यूएस एक्सीडेंट डेथ भी है, ठीक है, उसका भी डाटा है, यूएस अरेस्ट का भी डाटा है। इस पर क्लिक करता हूँ और इसको रन करता हूँ। अब देखें ये डाटा आ गया। अभी डाटा कहाँ से आया? मैंने तो इंपोर्ट नहीं किया। आप ये टर्म रन करें, डाटा यूएस अरेस्ट, देखें आपके पास यहाँ पे डाटा शो हो जाएगा। अब ये डाटा कहाँ से आया? ये डाटा आर के पास मौजूद है, हमारे लैपटॉप से नहीं आया। मैं इसको कहता हूँ डाटा। आप भी ये ट्राई करके चेक करें कि आपके पास आता है डाटा आयरस। इस पर रन करता हूँ, ये देखिए मेरे पास आयरस का डाटा आ गया, ये देखिए, ठीक है। इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये तो हमारा फाइकस वाला ही डाटा है। इसमें भी जो है वो 150 ऑब्जर्वेशन है, 5 वेरिएबल है। फाइकस वाले डाटा में भी 150 ऑब्जर्वेशन है, 5 वेरिएबल है। मैंने इसी डाटे को सैंपल के तौर पर यूज़ किया है ताकि हमें इसको अंडरस्टैंड करना इजी हो। ये एक सैंपल है डिफरेंट किस्म के एनालिसिस के लिए। अब अगर आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि सर मैं ना, मेरा फील्ड है इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स के ऊपर मैं रिग्रेशन एनालिसिस करना, उनको रिग्रेशन एनालिसिस करना चाह रहा हूँ इकोनॉमिक्स में। उसके लिए मैं अपने डाटा को कैसे अरेंज करूँ? ठीक है, आपने आना चैट जीपीटी पे। ये चैट जीपीटी आप उसका रिस्पॉन्स नहीं देगा, ये आर में ही से निकाल के देगा। आपने कहना है आई वांट टू डू प्रैक्टिस। एक्चुअली ये जो डाटा सेट होता है ना आर के अंदर, ये प्रैक्टिस के लिए है। आई वांट टू डू प्रैक्टिस इन आर फॉर रिग्रेशन एनालिसिस, ये लिखना है। फिर उससे क्वेश्चन पूछना है, इज देयर एनी डाटा सेट अवेलेबल इन आर और अदर पैकेजेस इन आर। आर में अवेलेबल है या आर के किसी पैकेज में अवेलेबल है, कोई डाटा सेट है
मैं उसको एज अ सैम्पल के तौर पे यूज़ कर सकूं। इसे क्वेश्चन मैंने पूछा है, ठीक है, इसको रन कर। ये कहता है यस, आर कम्स R comes with several built-in dataset that you can use for regression analysis. One popular dataset is the empty car dataset, which contain information about various car model, including miles per gallon and horsepower and other attributes. अब ये कह रहा है जी इसमें ये डाटा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और इसने जो है ना ये हमें रिग्रेशन के लिए मॉडल भी बना के दे दिए। तो हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी जस्ट हम डाटा व्यू कर रहे हैं, रिग्रेशन नहीं परफॉर्म कर रहे। हाँ, अब ये देखें एम्प्टी कार, इसको रन करते हैं। ये देखें एम्प्टी कार का डाटा आ गया। अगर आप इस पे क्लिक करें तो आपको इस तरह डाटा शो होगा। अब अगर आप रिग्रेशन एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो आपने अपने डाटा सेट को इस तरह अरेंज करना है, ठीक है। ये रिग्रेशन के लिए आपने डाटा सेट यानी सिंपल वो उसी तरह हो गया जिस तरह हमारे पास फाइकस का डाटा सेट, लेकिन यहाँ पे मीन वैल्यूज़ हैं। फाइकस में हमारे पास रेप्लिकेटेड डाटा था, यहाँ पे मीन वैल्यूज़ है। वापस आते हैं चैट पे। अब इसने हमें वो एनालिसिस भी कर दिया, वो भी चेक कर लेते हैं रन करके। वो क्या करते हैं, ये एस टी आर उसका स्ट्रक्चर देखें, मॉडल वो भी रन हो गया है। समरी ये देखें, ये हमारे पास जो है ना वो रिग्रेशन की समरी आ गई है, जिसको हम टेबल फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में इसको ड्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें इसका प्लॉट चाहिए, देखें ये कोफिशिएंट भी दे दिए इसने और सिग्निफिकेंट वैल्यू भी दे दी है इसकी। ये मिनिमम मैक्सिमम मीडियन सारी कुछ इसकी जो है ना वो रिक्वायर्ड है जो कैलकुलेट कर दी। अब हम इसको कहते हैं कि थैंक्स, कैन यू क्रिएट प्लॉट ऑन दिस। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ जो आपने यूज़ करनी है। अच्छा, यहाँ पे इसने हमें और भी डाटा सेट दिए हैं नीचे ना, मैंने जस्ट अभी एक डाटा सेट देखा है। उसने कहा जी ये वाला डाटा सेट भी जो है ना, ये ISLR, ये भी रिग्रेशन एनालिसिस के लिए है। उसके अलावा एक और डाटा है, उसका नाम है ऑटो। ये डाटा भी जो है ना रिग्रेशन एनालिसिस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसने जो है ना वो हमें एम्प्टी कार वाले के ऊपर प्लॉट ड्रा करके दिए, देख लेते हैं। लाइब्रेरी, सॉरी, नेक्स्ट कोड रन हो गया। ये देखिए, ठीक है। अब इसने ये रिग्रेशन का प्लॉट हमें ड्रा करके दे दी उस डाटे के ऊपर। अब हमने अपने डाटा सेट को उस डाटे के मुताबिक अरेंज कर लेना है। यहाँ तक अगर किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एक बात मेरे माइंड में आ रही है, वो काइंडली नोट कर लें या ना फिर बाद में स्किप हो जाए। आपने जब भी इसको इंस्ट्रक्शन देनी है ना, आपने ये लाजमी कहना है कि राइट स्क्रिप्ट फॉर आर। मैंने इंस्ट्रक्शन नहीं दी क्योंकि मेरे पास ऊपर से आर पे चलता आ रहा है, तो इसके लिए इसको अब ये आइडिया हो गया है कि मैं आर पे के ऊपर ही काम कर रहा हूँ, तो आर से रिलेटेड ही कोड जनरेट करने। लेकिन बास का तो ये ऐसा करता है कि ये आपको एक और है बादशाह है शायद, बादशाह और या पाइथन, तो आपको इनके भी कोड जनरेट करके दे देता है जब आप इसको स्पेसिफाई ना करें तो। अगर आप इसको स्पेसिफाई कर दें कि मुझे आर की कोड चाहिए तो फिर ये आपको आर के कोड लिख के देगा और आपके डाटा के ऊपर लिख के देगा। यहाँ तक किसी पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है तो काइंडली बता लें, अदरवाइज मैं फिर आपको छोटा सा टास्क देने लगा हूँ ताकि आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लें। जिनोमिक के डाटा सेट आपको आपको फाइल्स मिलेंगी, उसमें सब कुछ होगा। वो आपने नहीं क्रिएट करना, वो आपको फास्ट व्यू फॉर्मेट में आपको डाटा देंगे या कंपनी वाले आपको डाटा क्रिएट करके देंगे। आपने जस्ट उसके ऊपर देखना है कौन सा एनालिसिस करना है और उसके मुताबिक आपने अरेंजमेंट करनी है। फाइल को लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट कर लें या वाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें।
अच्छा, यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल ये आ गया इनका, मैं ऐसे पूछ लेता हूँ, आई वांट टू परफॉर्म जीन expression analysis. Is there any data set in or any package of R is available? मिलके ये पैकेज काट देते हैं, ये कर देते हैं फॉर प्रैक्टिस। यानी मैं इसको मॉलिक्यूलर का पूछ लेता हूँ, ठीक है। वो कहता है जी हाँ, certainly for gene expression analysis you can use airway dataset from the bioconductor package airway. The airway dataset contains gene expression data from a study of primary human airway smooth muscle cells and treated with dextromethasone. अब ये कहता है ये एयरवे पैकेज है, इस पैकेज के अंदर ये डाटा पड़ा हुआ है, हम इसको व्यू कर लेते हैं और उसके मुताबिक अगर आपने अरेंज करना है तो कर लीजिएगा, अदरवाइज ये आपको फाइल मिलती है इसकी। मैं इसको ना, ये देखिए, अब हमारे पास बायो कंडक्टर है, आप लोगों के पास हो कि बायो कंडक्टर होगा ये ना। मैं जस्ट ये एयरवे लाइब्रेरी कर लेता हूँ, देखता हूँ कि मेरे पास है मेरे पास, ठीक है। अब मैं इसको अगेन लाइब्रेरी करता हूँ, क्या होता है, होगी लाइब्रेरी। अब डाटा एयरवे, जैसे मैंने एयर वे पे क्लिक किया है तो इसने मुझे एयरवे डाटा, अभी वर्क कर रहा है, सॉरी। ये देखिए, इसने एयरवे का डाटा मुझे शो कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये फाइल नंबर 1। अब ये फाइल जो है वो, ये देखिए इसमें रो रेंज है, कलर कॉलम डाटा है। अब आप इसकी अगर एसटीआर देख लें तो आपको पूरी गाइडलाइन मिल जाएगी कि इस डाटे में क्या क्या है। ये देखें, अब इस तरह आप डाटा सेट अपना किस तरह अरेंज करेंगे, ठीक है। तो ये फाइल आपको जो है वो जब आप उसका सीक्वेंसिंग वगैरह कराएंगे तो ये कंपनी वाले आपको प्रोवाइड करेंगे फाइल। ये देखें, इस पे उसने हमें एनालिसिस भी करके दे दिया आगे, ठीक है। ये देखें, इसको मैं रन करता हूँ। ये हाँ, ये कह रहा है ये आपके पास पैकेज होना चाहिए DES6, ये आपके पास में भी ना हो, या बहुत से पार्टिसिपेंट के पास ये हो। इसने मुझे भी एरर दे दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमें आर के अंदर हर चीज़ मिलेगी, जस्ट आपने उसको थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से उसको जो है ना वो आपने, हाँ ये भी आप क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप मैं टाइप करता हूँ, ये आपका ना तौसीफ खान साहब का एक मैसेज है, ये आ गया जी। ये हैप्लो टाइप का डाटा है आपका, इससे पूछ लेते हैं, ठीक है, कि इसके लिए कोई डाटा सेट है फॉर्मेट। इसको कहता हूँ कि आई वांट टू, बस इसको ये बताना कि मैं प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूँ। आई वांट टू डू प्रैक्टिस फॉर network type. Is there any built-in dataset available in R for practice? और इसको रन करें। ये देखिए वो उसने दे दिया, ठीक है। ये हैप्लो टाइप का डाटा है, लेकिन उसके लिए हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, पेजेस डाटा हैप्लो टाइप से। ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ लिंक, आप इसको जो है वो जब इसको क्या कहते हैं इंस्टॉल करेंगे, तो ये देखें ये नेटवर्क का भी उसने एनालिसिस का भी करके दे दिया। आप इसको
यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आप पैकेज इंस्टॉल करेंगे ना, ये वाला, ये पिगास, पिजास की पिगास है, ठीक है। उसको लाइब्रेरी करें और इस पिगास पैकेज के अंदर ये हैप्लोटाइप का डाटा है। ओके सर। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का भी। मैं आपको टास्क देता हूँ जो आपने कंप्लीट करने हैं। बल्कि टास्क क्या देता हूँ, अब आपके जहन में जो एनालिसिस आ रहा है ना, बेसिक से शुरू हो जाए, अनोवा से, वन वे अनोवा, टू वे अनोवा, फिर जो है स्टार्ट हो रिग्रेशन एनालिसिस, फिर पीसीए, कोरिलेशन, हीट मैप, जो आपके जहन में एनालिसिस आता है, आप अपने डाटा सेट के ऊपर आज से जो है ना वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने अपने जहन के मुताबिक जो जो आपके जहन में आता है ना, अभी मैं भी मालिकुलर के आपसे भी नहीं होंगे, वो एरर आ जाएगा। ठीक है, उसमें बहुत कुछ चीज़ें स्पेसिफिक हैं जो हमें रिक्वायर्ड होती है ना। तो दूसरा मैंने आपको ये भी बताना कि जो बेसिक आ रहा है, सॉरी, जो फ्री वर्जन है इसका, चैट जीपीटी का, वो हमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करवाएगा, लेकिन उसमें सीखने की चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो मैं भी आपको अगर एक दफ़ा एरर दे दिया ना उसने, तो आपने परेशान नहीं होना। आपने उस एरर को कॉपी करना है, और एरर को कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी में पेस्ट कर दें और उसको बताएं कि आपने जो कोड दिया था, उसने मुझे ये एरर दिया है, वो आपको रेक्टिफाई करके दे देगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको एरर को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। देखें ना, अभी जस्ट मैं जैसे वो प्लॉट ड्रा कर रहा था, तो वो मैंने क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन उस तरह क्रिएट नहीं हुआ। इसका मतलब है कि मुझे खुद भी थोड़ा सा सेंस होना चाहिए कि मैंने अगर इस तरह का प्लॉट ड्रा करना है तो मेरे पास लॉन्ग फॉर्म में डाटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने जहन में रख के फिर हम चैट जीपीटी से 100% बेनिफिट ले सकते हैं। अदरवाइज हम, ये हमें कोड देगा, हम इसको रन करेंगे, ये एरर दे देगा, फिर हम कोड रन करेंगे, फिर वो एरर आ जाएगा, बस इसी सिलसिले में हम टाइम ज़ाया करते रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए वो बेसिक चीज़ें जो है ना, वो डाटा अरेंजमेंट, वो सारी चीज़ें को सामने रख के फिर हम चैट जीपीटी से 100% जो है वो बेनिफिट ले सकते हैं। तो अभी आपके पास जितना भी टाइम है कल तक, बल्कि कल, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, कल हमारी जो है ना वो क्लास नहीं होगी। एक्चुअली मेरी जो है ना वो छोटी सी ट्रेनिंग चल रही है, इलेक्शन हो रहे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में उनको तो आइडिया होगा, और बल्कि बाहर वालों को भी आइडिया होगा। तो वो उस सिलसिले में ट्रेनिंग चल रही है। आज भी मैं काफ़ी लेट हुआ, और जो 6 वाली क्लास थी ना वो हमारी स्किप हो गई। तो कल की क्लास जो है ना वो आपकी नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्लास आपकी संडे को होगी। तो इंशाल्लाह होप संडे तक आप इस पे प्रैक्टिस कर लेंगे, और संडे को हम जो है माइक्रो अरे जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह होप कि ये चीज़ें आपको, जो बेसिक एनालिसिस है ना आपके, वो सारे इंशाल्लाह आपके क्लियर हो गए होंगे। तारिक इकबाल साहब का क्वेश्चन है। तारिक सर, मैं सर माइक ओपन करता हूँ। सर मैंने माइक ओपन किया। सर हेलो। जी सर। हेलो। सर आपकी आवाज़ जो है रिपीट हो रही है। सर आई आई थिंक आपने जो है ना वो स्पीकर तो नहीं ओपन किया हुआ। हेलो। जी सर। सर मेरी दो कंप्यूटर ऑन है, इस वजह से मसला हो गया। अच्छा अच्छा, जी सर। अ, सर ऐसा है कि जब हम आरएनए सीक्वेंसिंग हुआ या डीएनए एनालिसिस हुआ उस पे आए, तो कुछ फिगर जो है, जैसे वेल्केनो प्लॉट हुआ, हीट मैप हुआ, या जो बेसिक चीजें हैं वो तो सही है, लेकिन अगर फिगर का भी आप
थोड़ा सा बता दे कि इसमें मतलब ये एक्स एक्सिस हमें ये बता रहा है, वाई एक्सिस, तो उसका मतलब फर्दर फ्यूचर में हमारे लिए बहुत आसानी हो सर मुझे आपके क्वेश्चन की नहीं समझ आई कि जाएगी आप उससे। प्लॉट की इंटरप्रिटेशन पूछना चाह रहे जो हैं। यस सर, जो फिगर जनरेट हो रहा है ना, अगर उसकी भी स्लाइड मतलब ठीक है, एक उसको ना दो उसका वर्ड में। मैं एक और आपको वे बता देता हूँ जो बहुत ही आसान है ना। देखें, बेशुमार तरह के एनालिसिस हैं, तो हर एक चीज़ को सीखना जो है ना, किसी दूसरे फील्ड के जो है ना पर्सन, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल हमसे जो रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कोरिलेशन है, हीट मैप है। एक्चुअली हीट मैप भी कोरिलेशन को ही शो कर रहा होता है। पीसीए है, इसमें भी कोरिलेशन शो हो रहा होता है। इसी तरह जो है डेंडोग्राम, उसमें भी कोरिलेशन शो हो रहा होता है। यानी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, उसमें सेम है। अनोवा है, उसमें भी हम इफेक्ट चेक कर रहे हैं, कोरिलेशन भी चेक कर रहे हैं, इफेक्ट भी चेक कर रहे हैं। लेकिन ये असल चीज़ डिपेंड करती है कि आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या हैं। जब आपने इंटरप्रिटेशन करनी है तो आपने अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव को सामने रख के इंटरप्रिटेशन करनी। एक पर्सन, फॉर एग्जांपल ये रिग्रेशन एनालिसिस की डायग्राम आपको शो हो रही है, एक पर्सन इसको किसी और वे से एक्सप्लेन करता है, दूसरा किसी और वे से एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो बेस्ट वे इसका यही है, पहले आप इसके जो है ना आपके जो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स देखें कि आप कोरिलेशन उस पर क्यों अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए आपने जो है ना कोरिलेशन अप्लाई किया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इसको राइट अप कैसे करना है, इसको एक्सप्लेन कैसे करना है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दिखा देता हूँ। मसलन हीट में आप देख लेते हैं, कोरिलेशन देख लेते हैं। सिंपल प्लॉट तो आपको आइडिया होगा कि ये क्या है। मैं यहाँ पे हीट मैप खोल लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, अब ये हीट मैप है, फॉर एग्जांपल ये वाला हीट मैप। ये वाला फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब जहाँ पे देखें ये प्लॉट हमें दो चीज़ें शो कर रहा है। एक, ये हमें बता रहा है कि ग्रुपिंग, क्लस्टरिंग बता रहा है, क्लासिफिकेशन कर रहा है। दूसरा, ये इनकी ना कोरिलेशन भी बता रहा है। तीसरा, इफेक्ट भी बता रहा है। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आप इसमें से ग्रुपिंग करना चाह रहे हैं या तीनों ऑब्जेक्टिव जो है ना, तीनों चीज़ें फुलफिल करना चाह रहे हैं। ये स्केल हमें क्या बता रहा है। ठीक है, स्केल पे देखें वैल्यूज़ अपर जा रही हैं, नीचे आ रही हैं। ये जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं ये क्या बता रही हैं, ऊपर वाली वैल्यूज़ क्या बता रही हैं। ठीक है, ये जो जिनका जो ज़ीरो पे हैं वो लाइट ब्लू सा या वाइट वाइट कलर का ना, इससे नीचे जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये बता रही हैं कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं ना वो माइनस में हैं। यानी जितना भी ब्लू कलर यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है, उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो माइनस में है। जबकि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, ये +1, इसकी वैल्यू जो है ये कलर वैल्यूज़ की जो वैल्यूज़ आ रही है ना, ये +1 में है और ये आपस में कोरिलेट कर रही हैं। ठीक है, ये जिनका कलर एक जैसा है ना, ये आपस में कोरिलेट कर रही हैं, इनमें आप रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा है आपस में, यानी एक जैसे हैं, ये एक ही ग्रुप में है। इस तरह 2 पे आ जाए, ये थोड़ा सा वेरी कर रहा है। इट्स मीन कि इसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। जिस तरह कलर में फ़र्क शो हो रहा है ना, इसी तरह इन दोनों में फ़र्क शो हो रहा है। थर्ड पे आए तो बहुत ज़्यादा डार्क रेड है। अब ये देखें, ये वाला पॉइंट है बहुत ज़्यादा डार्क है, इसमें और इसमें फ़र्क है। इट्स मीन के इनमें आपस में मामूली सा फ़र्क ज़रूर है, लेकिन ये रेड में और ब्लू में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये डिपेंड करता है कि आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है ना। ये देखें, ये इकोनॉमिक्स वाले भी क्रिएट करते हैं, ये बिजनेस वाले भी क्रिएट करते हैं, ये बायोलॉजी वाले भी क्रिएट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और मैं आपके लिए सजेशन दे देता हूँ कि आप इसका एक एक कंपोनेंट को देख लें, रीड कर लें ना। अगर हम ये सारा इसकी स्टडी को शामिल करें तो ये हमारे लिए कोर्स बहुत लेंथी हो जाएगा। मैं आपको एक और चीज़ सजेस्ट कर देता हूँ, बहुत मज़े की है। इसको कॉपी करें, इमेज को कॉपी, आप आ जाएं चैट पे।
सॉरी, मेरा जो अकाउंट जो है वो एक्चुअली ये 1 मंथ के लिए होता है चैट जीपीटी। आई थिंक वो एक्सपायर हो गया। बहरहाल इसका मैं आपको ट्रिक ये बताने लगा था कि आप इसको जब कॉपी करके चैट जीपीटी पे लगाएंगे ना, और उसको बताएंगे कि मुझे इसको जो है ना वो एक एक इसकी बताओ क्या शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप इसको कहते हैं कि ये जो है ना, ये जो स्केल है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। जिस तरह ये भी मैंने आपको अभी यहाँ पे ये क्लियर किया कि ये डिफरेंट कलर को शो कर रहा है, जो कोरिलेशन भी शो कर रहा है, जो इफेक्ट भी शो कर रहा है, जो ग्रुपिंग भी शो कर रहा है। अब आपने देखना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आप इसकी ग्रुपिंग बताना चाह रहे हैं, आप इसका इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं, या आप इनमें कोरिलेशन चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखें ये रेड वाले में और ब्लू में कोरिलेशन तो नेगेटिव कोरिलेशन होगा ना। देखें ये इसके उल्ट है। लेकिन ये रेड वाले आपस में देखें इनमें पॉजिटिव कोरिलेशन है, जैसे ये स्केल हमें शो कर रहा है। लेकिन ब्लू वाले आपस में, ये इनका आपस में पॉजिटिव है लेकिन दूसरे के साथ नेगेटिव है। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। इसी तरह एक सर का मैसेज आया जी, डाउन रेगुलेट एंड अपर रेगुलेट शो करता है जिनोमिक्स में। हाँ, अब जिनोमिक्स में ये डाउन रेगुलेट या अपर रेगुलेट शो कर रहा है। ये डिपेंड करता है कि सर आप कौन कौन से एनालिसिस कर रहे हैं, या आपके कौन सी फील्ड है, आपके ऑब्जेक्टिव क्या है। सर, अगर ये फिगर जीनोमिक डेटा का होता, तब हम कह सकते थे कि ये जो रेड कलर है या ब्लू कलर है वो अप रेगुलेशन और डाउन रेगुलेशन। डाउन लेकिन ये तो रेगुलेशन। कोई, क्या कह सकते हैं, जी कोई जी बिल्कुल। कार का बिल्कुल। रास्ता। तो अगर हम डायरेक्टली इसको अप्लाई करते जीन एनालिसिस पे या डिफरेंशियल एक्सप्रेशन पे, तब हम कह सकते थे कि डाउन रेगुलेट हुआ है या अप जी जी रेगुलेट हुआ है। बिल्कुल। सर, ये कुछ हीट मैप हुआ, वोल्केनो हुआ, डॉट प्लॉट हुआ, ये तो बार बार हो, मतलब हम हमारे सामने आते हैं। ये तो इजी, मतलब वो बेसिक चीज है। लेकिन जीनोमिक एनालिसिस तो एक अलग ही दुनिया है ना। तो जी जी। इस वजह से चीजें, ये मतलब। ज़ाहिर है वो उनको थोड़ा सा ना उस लेवल पे जाके हमें देखना पड़ता है अपने ऑब्जेक्टिव के लिहाज से, कि हम इसको कैसे एक्सप्लेन करें, कैसे थोड़ा सा उसको अलग से हमें रीड करना पड़ता है ना। बाकी चीज़ें चले नॉर्मल हैं, ये ग्राफ शराफ तो ये तो हर एक बंदे को क्लियर होते हैं ना। तो जब स्पेसिफिक की तरफ आएंगे तो इंशाल्लाह जब वो आते हैं हम उनकी तरफ तो उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा सर, आपने लेक्चर के दौरान एक पॉइंट मेंशन की, डेटा। तो हमारी लैब में कंपनी से डेटा आता है, वो मतलब रॉ डेटा आता है। जी जी। तो मेरा जो प्रीवियस डेटा था, मैंने सिंगल सेल पे काम किया था। ठीक है। तो सिंगल पे जो कंपनी से डेटा आया था वो तकरीबन 72 GB था। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि अब इसका क्या करना है। फिर लैब में एक सीनियर लड़की थी, उसने लिनक्स पे उसे, मतलब वो रीड CSV फाइल क्रिएट किया। बिल्कुल वो लिनक्स पे होता है, क्योंकि हमारे पास ना लास्ट बैच में यही एक इशू आया था कि आर पे भी हो जाता है, लेकिन आर पे आपके पास सिस्टम थोड़ा सा ना हैवी होना चाहिए। तो हमारे पास फाइल थी आई थिंक 32 GB की थी या कितने की थी, तो वो आर पे इंपोर्ट नहीं हो रही थी। लेकिन जब वो हम स्मॉल फाइल इंपोर्ट करते थे तो वो हो जाती थी। तो लिनक्स पे ये करते हैं इसको ना। तो और वो ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो सर्वर यूज, मतलब वो यूनिवर्सिटी का कोई होगा सुपर कंप्यूटर टाइप बिल्कुल चीज, बिल्कुल वही सर्वर होता है। वो यूज करते हैं सारे स्टूडेंट। लेकिन लिनक्स का भी कल डिस्कशन यही हो रहा था कि आर पे तो कमांड आ गया है, इतना हो गया है कि अपना सर्वाइवल कर सकते हैं। लेकिन आर के लिए जो डेटा क्रिएशन है, या जो अ, वो जो क्वालिटी कंट्रोल है जी डेटा जी। की, वो कैसे करना है। अब मतलब सब लिनक्स पे करते हैं।
और वो भी अब नेक्स्ट स्टेप यही है कि हम उस लिनक्स का भी अ, सीख ले थोड़ा। बिल्कुल सर, आज में जो है ना आर पे भी आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं, बल्कि ये प्रीवियस स्टूडेंट ने की है पिछले बैच में। क्वालिटी चेक ट्रिमिंग वगैरह उस पर हमने आर पे की है। अच्छा ट्रिम, अच्छा सर, अगर ये उसका भी आप ये कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि कंप्यूटर का स्पीड ठीक होना चाहिए या जो हाँ जाहिर है, वो तो है उसमें थोड़ा सा ना, वो जो जाहिर है उसका डाटा थोड़ा हैवी होता है, वो पूरे कंप्यूटर को एंगेज करता है। तो जो छोटी फाइल है साइज की, उसमें वो आपके लिए हेल्पफुल है। हाँ सर, ये क्योंकि लैब में मैंने एक देखा है, वो जब स्टूडेंट ऑपरेट करते हैं तो उसके जितने भी वो कंप्यूटर के पंखे हैं ना, वो सारे वो शोर कर देते हैं। मतलब फुल टाइम वो स्टार्ट हो जाता है, और बिल्कुल। काफी लाउड, मतलब वो जो जितने पंखे हैं कंप्यूटर के प्रोसेसर के, और वो कंप्यूटर भी लिनक्स का ही है, मतलब वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसका लिनक्स। लिनक्स है। ठीक है। वो हैवी सिस्टम अब होगा ना। यस सर, वो तो मतलब उस कंप्यूटर का साइज भी बहुत बड़ा है, मतलब जो हम बिल्कुल। नॉर्मल यूज करते हैं उससे 4-5 गुना, मतलब हम्म। आई डोंट नो प्रोसेसर कौन से है या बाकी चीजें, लेकिन जब स्टूडेंट ऑपरेट करते हैं तो उसके जो पनके हैं, जी जी। मुझे डर लगा कि क्या हो गया, बाहर ही ना आ जाए। मतलब जल ना जाए। बिल्कुल। तो वो चाइनीज स्टूडेंट हंस रहे थे कि नहीं, ये हमने अपना वो एपिजीनोमिक का काम ठीक कर ठीक। रहे थे, लेकिन ये इक्वालिटी वगैरह, ट्रिमिंग वगैरह, तो अगर उसके कोड अगर टच दे रहे, क्योंकि अब 32 GB आप कह रहे हैं, मेरा 70 GB का डेटा है, या अब मेटाबुलोमिक का डेटा आएगा मेरा, जी जी। तो वो हम आर में मतलब जैसे आपने मेंशन किया कि क्या हम फाइल अपलोड कर सकते हैं आर में या नहीं, तो अगर हम बेसिक सीख ले, जैसे ये प्लॉट वगैरह का है, तो बाद में देखी जाएगी कि क्या हम अप्लाई कर सकते हैं अपने डेटा पे या नहीं। थैंक यू सर। जी जी सर, वो अगर आपके पास जो है ना वो डाटा फॉर एग्जांपल कंपनी का आ जाता है, तो बेसिक पे तो आप कर लेंगे, लेकिन उस पर आगे डिपेंड करता है कि आपके पास जो आपका डाटा है ना वो कितना हैवी है, और आपके पास कंप्यूटर क्या है, या आपको यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर यूज़ करके उस पर कर सकते हैं अगर वो हैवी है तो। क्योंकि अगर आपके पास वो CSV फाइल में आ चुका है ना डाटा, ये कंपनी भी आपको कर देती है, या एक्सेल की यस फॉर्म में सर। आ गया, तो फिर आपके पास एनालिस, फिर एक्सेल की फॉर्म जितनी बड़ी मर्जी हो वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। CVS की फाइल जितनी मर्जी हो इंपोर्ट कर सकते हैं आप उसको। लेकिन CSV क्रिएट जो है वो लिनक्स में करते वो हैं ना, उसमें मसला करते हैं हो। बिल्कुल। कंपनी अगर ये करे तो वो उसकी कर देती पता है। नहीं। ये सर, वो असल में ऐसा है कि अगर 300 युआन का वो सैंपल रन करते हैं, देखो। तो CSV में कन्वर्ट करने 800-900 मतलब सिर्फ उसके लेते हैं, तो जो एनालिसिस है वो मतलब 3-4 गुना एक्सपेंसिव हो जाता है फिर। ठीक है। तो चलिए थैंक यू ठीक है सर, सर, इस पे थैंक आते हैं हम। डे बाय डे हम जिनोमिक्स पे आते हैं इंशाल्लाह संडे को। तो ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी आपकी, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे, फिर देखते हैं उनको लिनक्स का बने। अगर उसको भी कोडिंग में अगर आपको करवा देता हूँ तो वो भी देख लेते हैं। थैंक यू। अगर वो हो जाए सर, स्पेशली में हुआ या बिल्कुल। जो डेटा जब हमें मिल जाता है, और उस डेटा को मतलब मेरा जो सेट था, डेटा सेट था, वो 6 सैंपल, मतलब 3 कंट्रोल के, 3 एक्सपेरिमेंटल सैंपल के, तो उन सब का अलग अलग
डेटा उन सबको एक सीएसवी में कैसे करना है, अगर वो हम सीख ले तो बहुत इजी हो जाएगा। चलिए ठीक है सर, इसको मैं ट्राई करता हूँ, ये भी चीज़ें सारी आपकी काउंट करने में। आप मुझे ना इसका एक मैसेज जो है वो बना के सेंड कर दीजिएगा, तो मैं देखता हूँ इसको भी। ओके। ओके सर, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।